मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव और एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर खबरें अब तक। आज सबसे पहले बताएंगे कहानी देश के पहले ऑटिज्म की परेशानी से जूझ रहे मॉडल की, और फिर बताएंगे आखिर कौन बनेगा अब यूपी में नया पंचायती राज मंत्री, और आखिर में राहुल गांधी की सियासत और राजनीति पर दिखाएंगे एक विशेष रिपोर्ट। इन सभी खबरों पर चर्चा होगी विस्तार से, लेकिन इससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस पर। रूस के कब्जे वाले पूर्वी यूक्रेन में अपने मजदूर भेजेंगे उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन। रूस के उत्तर कोरिया की ओर से सहायता के संकेत मिले हैं। यूक्रेन के जिस इलाके में रूस ने कब्जा कर लिया है, वहां जंग के दौरान क्षतिग्रस्त हुए इमारतों को दोबारा बनाने के लिए उत्तर कोरिया ने अपने मजदूरों को भेजने की पेशकश की है। यूएन रिपोर्ट में खुली चीन की रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार की शिनजियांग पर आई रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया कि यहां पर रहने वाले उइगर मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ हर स्तर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। पीएम मोदी बोले, आजादी का अमृतकाल भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोचीन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा। भगवंत मान का तोहफा, अब लोगों को घर बैठे ही मिलेंगे 283 सेवाओं के सर्टिफिकेट। मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से राज्य निवासियों को घर बैठे बिना किसी परेशानी से सुखद और पारदर्शी सेवाएं मुहैया कराए जाने पर वचनबद्धता पर चलते प्रशासन सुधार विभाग ने ये फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी मदरसों पर होगी कार्रवाई, योगी सरकार कराएगी सर्वे। उत्तर प्रदेश में अब सरकार मदरसों का सर्वे करा रही है। इस सर्वे के जरिए प्रदेश में कितने मदरसे गैर कानूनी ढंग से चलाए जा रहे हैं, कितने मदरसों की मान्यता नहीं है, सब कुछ पता चल जाएगा। हेडलाइंस के बाद हम बढ़ते हैं हमारी वायरल वीडियो की तरफ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव बिहार दौरे पर थे। इसी बीच एक ऐसा वाकया हुआ जो अब सुर्खियों में है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ केसीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसका एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और सुर्खियां बना हुआ है। इस वीडियो में दोनों नेता एक दूसरे को कहते नजर आ रहे हैं कि अरे बैठिए चलिए। दरअसल केसीआर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पूछा गया कि विपक्षी दल एकता से पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा, ये सवाल सुनने के बाद केसीआर के साथ बैठे नीतीश कुमार अचानक खड़े हो गए और केसीआर से चलने को कहने लगे कि अरे उठिए चलिए ना, इसके चक्कर में क्यों पड़े हैं। इस पर केसीआर नीतीश कुमार का हाथ पकड़ते हुए कहते हुए नजर आए कि अरे आप बैठिए। इस मामले पर विपक्ष के नेताओं ने भी चुटकी ली है और वीडियो जमकर वायरल हो रही है। पहले तो आप भी देखिए इसकी वीडियो। बिल्कुल, क्या ऐसी स्थिति बनती है तो केसीआर साहब नीतीश कुमार जी का नाम प्रपोज करेंगे? ऐसा देखिए, मैं कौन होता हूँ? अब चलिए, मैं कहूँगा तो कोई विरोध करेगा, मैं कहूँगा तो कोई विरोध भी करेगा। आप क्यों जल्दीबाजी कर रहे हैं? हमको बैठने दीजिए, बात तो करने चाहिए। एक मिनट बैठिए। इस पूरे प्रक्रिया में मैं बैठा हुआ हूँ, आप भी बैठिए आराम से। 50 मिनट हो गया इस पूरे प्रक्रिया में कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका होगी? विपक्षी एकता में कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? राहुल गांधी क्या प्राइम मिनिस्टर के दावेदार रहेंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहती है कि अरे ये सब सवाल काहे के लिए राहुल गांधी। देखिए ऐसा है, नहीं सिंपल बात है। मैंने साफ कह दिया कि आप होशियार है, मैं आपसे भी होशियार हूँ। मैंने कह दिया है, कहिएगा वही मान। भैया मैंने प्लीज मैंने बता दिया है। मैंने उनका नाम लिया तो आप बैठ जाइए। ऐसा है, हम जरूर बैठेंगे। भाजपा के जितना विरोधी दल है इस देश में, उनको सब एकजुट करने के हर संभव प्रयास हम करेंगे। अब इससे बढ़िया बात आपको क्या करें? इसके बाद में बैठक में सर्वानुमति से, सर्वसहमति से जो बात निकल कर आती है वो विस्तार रूप में हम आपको बताएंगे। विकास बिना ब्राह्मण के कोई शादी होता ही नहीं है, आपके बगैर कोई चीज हो ही नहीं सकता। नहीं, अब चलिए, नहीं झूठ मूठ नहीं।
बैठिए सर, अब इसके चक्कर में मत करेंगे। बैठिए। अरे भाई, ये सब छोड़ तो दीजिए। आप बैठिए ना सर, नहीं, बैठिए प्लीज। सबके बारे में कह रहे हैं कि सबको हम लोग यूनाइट करने की नहीं कोशिश नहीं करेंगे। जी बैठिए ना। हाँ, हो गया, चलिए ना, छोड़िए जी अरे ये कह रहे हैं कि सबको अपोजिशन देखा जाए तो अब ये वाकया विपक्ष के लिए चुटकी लेने का जरिया बन गया है, क्योंकि वैसे भी बिहार की सियासत में नीतीश का जो नया रूप देखने को आया है, उसके बाद यही कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ये सब केवल पीएम पद के उम्मीदवार बनने के लिए कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल वो आगे क्या सोचेंगे और क्या कदम उठाएंगे और इस वीडियो के क्या क्या सियासी मायने निकाले जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इसी के साथ हम रुक करेंगे हमारी पहली खबर का। कहते हैं पाना और चाहना दो अलग चीजें होती हैं और एक दूसरे के बिना अधूरी होती हैं। जब तक आप किसी चीज को दिल से चाहते नहीं हैं, तब तक उसे पा भी नहीं सकते। हमारी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये साबित कर देते हैं कि कोई भी मुसीबत आपके इरादों को मात नहीं दे सकती। आज की हमारी पॉजिटिव कहानी भी यही साबित करती है कि कैसे एक परेशानी आपके इरादों को तोड़ नहीं सकती, बल्कि उस परेशानी को आप अपनी ताकत बनाकर जिंदगी पर फतेह हासिल कर सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। कहानी उस लड़के की जिसके जज्बे को है हमारा सलाम, जो ऑटिज्म से पीड़ित होने के बावजूद बना सुपर मॉडल, जो कहता है कि ऑटिज्म इज माय सुपर पावर। मिलिए भारत के पहले ऑटिज्म मॉडल प्रणव बख्शी से। 21 साल के प्रणव रैम्प वॉक के लिए जब रैम्प पर चलते हैं तो वो किसी सुपर मॉडल से कम नहीं लगते। चेहरे पर कॉन्फिडेंस और बिहेवियर में एटीट्यूड लेकर कैमरे के सामने कुछ इस तरीके से जलवा बिखेरते हैं जैसे वो सालों से इसी प्रोफेशन में हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्पेशल ट्रेनिंग ना होने के बाद भी वो बड़ी सहजता से रैम्प पर वॉक करते हैं। लेकिन कहानी केवल यहीं खत्म नहीं होती है, असली कहानी तो यहाँ से ही शुरू होती है। दूसरे मॉडल्स की तरह रैंप पर हजारों कैमरे की फ्लैश लाइट के सामने अपना जलवा बिखेर रहे प्रणव दिखते तो सामान्य है, लेकिन वो बाकियों से जरा अलग है। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रणव देश के ऐसे पहले मेल मॉडल हैं जो ऑटिज्म से ग्रसित है। वो हर रोज एक नई लड़ाई लड़ते हैं, हर रोज एक नई चुनौती का सामना करते हैं, लेकिन फिर भी हार नहीं मानते। ऑटिज्म एक तरीके का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें बोलने और सामाजिक तौर पर व्यवहार करने में काफी दिक्कत महसूस होती है। इसमें इनकी क्षमता भी सीमित हो जाती है। वहीं इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही जीनियस होते हैं। वो एक बार में किसी टॉपिक को पढ़ लें तो कभी नहीं भूलते। वहीं कुछ का IQ बहुत सामान्य होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार दुनिया भर में हर 160 बच्चों में से एक बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार यानी कि ASD से प्रभावित है। दरअसल अगर बात प्रणव की करें तो जन्म के 2 साल तक प्रणव पूरी तरीके से ठीक थे, लेकिन इसके बाद उनमें ऑटिज्म के शुरुआती लक्षण दिखाई देने लगे। पहले तो इस बात को सुनकर उनकी मां अनुपमा को यकीन नहीं हो पा रहा था कि उनका बच्चा सामान्य बच्चों से अलग है, लेकिन सबसे पहले उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और फिर प्रणव को इस चुनौती से लड़ने के लिए तैयार करने लगी। बस इसके बाद प्रणव ने हार नहीं मानी और हर चुनौती को चुनौती दे डाली और आज वो देश के पहले ऑटिज्म से ग्रसित मॉडल है। प्रणव ने जब ऑटिज्म के बारे में बताया तब वो ये कहते हैं कि बड़े ही सहजता से मैं मानता हूँ कि ऑटिज्म मेरी सुपर पावर है। वो कहते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि एक कंडीशन है और इस कंडीशन को वो अपनी ताकत मानते हैं। प्रणव बख्शी अपनी जिंदगी की इंस्पिरेशन जॉन कोटाजारिना को मानते हैं। एक बार जब वो मॉल में शॉपिंग करने के लिए गए तो वहाँ पर मॉडलिंग के लगे बैनर को देखकर उनके मन में मॉडल बनने की इच्छा जागी और उसके बाद उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ा दिए और वो बन गए देश के पहले ऑटिज्म सुपर मॉडल। और आज आलम ये है कि प्रणव हर शूट के बाद अपने अलग अलग पोज देते हैं। शुरुआत में रैम्प वॉक के दौरान प्रणव को कमांड रिसीव करने में तकलीफ होती थी, वो शब्दों को समझ नहीं पाते थे, लेकिन उन्होंने लगातार अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए घंटों अभ्यास किया। वो दिन भर किताब, लैपटॉप, म्यूजिक में लगे रहते थे। उन्होंने कड़ी मेहनत से शब्दों को जाना, समझा और अपनी मेमोरी को कुछ इस तरीके से रिवाइव किया कि आज उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता कि वो ऑटिज्म से जूझ रहे हैं। प्रणव के फोटोग्राफर तुषार भी कहते हैं कि उन्हें कभी नहीं लगता कि प्रणव को ऐसी कोई दिक्कत है।
इसके अलावा वो अपनी सेहत का भी भरपूर ख्याल रखते हैं और जिम भी जाते हैं। प्रणव के जिम ट्रेनर बताते हैं कि शुरुआत में उन्हें जिम करने में दिक्कत हुई, लेकिन जिम में भी प्रणव ने अपने आप को परफेक्ट कर लिया है। सामाजिक कलंक और चिकित्सीय मुद्दों से लड़ने और मॉडलिंग के क्षेत्र में सफलता पाने वाले प्रणव ने आखिरकार ये साबित कर दिया है कि हमें कोई भी बाधा रोक नहीं सकती और अगर हम अपनी कमजोरी को ताकत बनाते हैं तो जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखा जाए तो चमकती आंखें और चेहरे पर कॉन्फिडेंस, ये किसी मॉडल का नाम जहन में आते यही याद आता है, यही सोचते हैं। लेकिन ऑटिज्म से जूझ रहे प्रणव बख्शी में भी ये सब कुछ है। उनके पास भारत का पहला ऑटिज्म मेल मॉडल होने का टैग भी है और अब तो वो ऑटिज्म को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि सुपर पावर मानते हैं और साबित कर चुके हैं कि परेशानी को अगर ताकत बना लिया जाए तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है। इसी के साथ हम रुक करेंगे हमारी अगली खबर का। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पद संभालते ही कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। माना जा रहा है कि जल्द ही संगठन से वो पदाधिकारी भी इस्तीफा दे सकते हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हैं और संगठन में इन इस्तीफों के बाद जो पद खाली होंगे वहां कुछ पूर्व मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनने के बाद भूपेंद्र चौधरी ने सबसे पहले मंत्री पद से इस्तीफा दिया। सरकार में वो पंचायती राज विभाग संभाल रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली वैसे ही मुख्यमंत्री से मिलकर उन्होंने तत्काल अपना इस्तीफा दे दिया। अब माना जा रहा है कि संगठन के वो पदाधिकारी जो योगी सरकार में मंत्री हैं वो भी बीजेपी के एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के तहत जल्द ही इस्तीफा देंगे और फिर संगठन में नए लोगों को जगह दी जाएगी। इस बात की चर्चा सबसे ज्यादा है कि संगठन में खाली होने वाले पदों पर पूर्व मंत्रियों को नई जिम्मेदारी दी जाएगी या किसी नए की एंट्री होगी या फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ये पद देकर उनका कद बढ़ाया जाएगा। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। क्या यूपी में फिर बढ़ने वाला है केशव मौर्य का कद या होने वाली है यूपी में एक नए कैबिनेट मंत्री की एंट्री? आखिर योगी टीम में कौन लेगा भूपेंद्र चौधरी की पुरानी जगह? जानिए अब यूपी में कौन बनेगा पंचायती राज मंत्री। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भूपेंद्र सिंह चौधरी ने योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। वो योगी 2.0 सरकार में पंचायती राज मंत्री की भूमिका में थे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद भूपेंद्र ने सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अब यूपी में नया पंचायती राज मंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर कयासों का बाजार गर्म हो गया है। सवाल उठ रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ की टीम में कोई नया मंत्री जुड़ेगा या फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ये पोर्टफोलियो देकर उनकी ताकत को और बढ़ाया जाएगा। भूपेंद्र चौधरी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से प्रमोट होकर इस बार सरकार में कैबिनेट मंत्री बने थे। भारतीय जनता पार्टी की एक व्यक्ति एक पद की नीति की वजह से भूपेंद्र चौधरी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ये भी कहा जा रहा है कि चौधरी अब पार्टी संगठन में भी यही नियम लागू करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि योगी सरकार 2.0 में जिन्हें मंत्री बनाया गया है उन्हें समिति के पद से हटाया जाएगा। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि किसी नए चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य को अगर पंचायती राज मंत्रालय मिलता है तो इसे पार्टी में उनके स्वाभाविक विस्तार के रूप में देखा जाएगा। केंद्र में केंद्रीय और ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय दोनों केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के पास हैं, इसीलिए अटकलें लगाई जा रही हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को भी पंचायती राज का प्रभार मिल सकता है। लेकिन अब देखा जाए क्योंकि पंचायती राज और ग्रामीण विकास में समानता होने की वजह से नीति आयोग की सिफारिश के आधार पर केशव मौर्य को प्रभार दिया जा सकता है। पंचायती राज मंत्री का प्रभार मिलने से केशव मौर्य का कद पार्टी के अंदर काफी बड़ा हो जाएगा। इस साल विधानसभा चुनाव में सिराथू सीट पर मिली हार के बावजूद उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है। इसके साथ ही पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की जगह उन्हें विधान परिषद में नेता सदन भी बनाया गया है। केशव प्रसाद मौर्य के पास फिलहाल ग्रामीण विकास, समग्र ग्राम विकास, ग्रामीण इंजीनियरिंग, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर और सार्वजनिक उद्यम और राष्ट्रीय एकता विभाग है। बहरहाल कुछ भी निश्चित नहीं है। मंत्री पद की जिम्मेदारी राजनीतिक निर्णय है और किसी के नाम की घोषणा होने तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ही लेंगे।
जो मंत्री परिषद के प्रमुख हैं। लेकिन पंचायती राज मंत्री जो भी बने, पार्टी के अंदर काफी हलचल की स्थिति जरूर पैदा होने वाली है। यानी कि देखा जाए तो यूपी में नया पंचायती राज मंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर कयासों के बाजार गर्म हो गए हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या योगी आदित्यनाथ की टीम में कोई नया मंत्री जुड़ेगा या फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ये पोर्टफोलियो देकर उनकी ताकत को बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन ये सब बातें एक तरफ और सच्चाई यही है कि इसका फैसला तो सीएम योगी ही करेंगे। फिलहाल इसी के साथ हम रुख करेंगे हमारी अगली खबर का। कांग्रेस पार्टी अब देश में महंगाई को अपना प्रमुख मुद्दा बनाकर मोदी सरकार को घेरने में कमर कस रही है। राहुल गांधी विपक्ष के नेताओं को एक साथ लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी बीच राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देश भर के लोगों को एकजुट होने का संदेश दिया है। इस यात्रा के जरिए वो सामाजिक कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी अब तक जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेर रहे थे, उनको उससे कुछ खास फायदा नहीं मिला और बीजेपी के लिए कांग्रेस मुक्त भारत की तस्वीर कुछ साफ दिखाई देने लगी है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट और समझिए कि राहुल गांधी आखिर सियासत में गलती कहां कर रहे हैं। जानिए क्यों राहुल गांधी के कंधों पर आ पड़ी है पूरे विपक्ष को संभालने की जिम्मेदारी। इंदिरा गांधी के कौन से मंत्र से राहुल गांधी अब देंगे बीजेपी को जवाब। क्या राहुल गांधी के रूप में विपक्ष को मिल गया है 2024 के लिए एक दमदार चेहरा। 5 अगस्त के दिन दिल्ली से लेकर पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला था। एक तरफ जहां कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उस समय ईडी के सवालों का सामना नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर किया, तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को भी ईडी ने यंग इंडिया कंपनी के मामले में नोटिस थमाते हुए सदन के बीच बुलावा भेज दिया था। इन सब के बीच राहुल गांधी ने काफी सख्त भरे लहजे में बताया था कि वो ईडी या बीजेपी के ऐसे किसी षड्यंत्र से डरने वाले नहीं है। राहुल गांधी का ये अंदाज देख कांग्रेस नेताओं के भी जोश को और बढ़ा दिया था और यही वजह रही कि बीजेपी की नीतियों को लेकर और देश की बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी का मुद्दा लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी एक साथ नजर आई। लेकिन अब राहुल गांधी को ये समझना चाहिए कि 2014 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे। उस वक्त बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त भारत के एजेंडे को आगे बढ़ाने की बात कही थी और उसके बाद अब तक कई राज्यों में हुए चुनावों में बीजेपी की जीत इस सब में सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। कांग्रेस की मौजूदा स्थिति को देखकर अगर इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा जाए तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में न केवल विपक्ष का बल्कि खुद की पार्टी के विरोध का सामना करना पड़ा था। उस समय कांग्रेस की स्थिति काफी अच्छी नहीं थी। विपक्ष ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद से हटाने की मांग रख दी थी। देश में उस समय इंदिरा गांधी हटाओ देश बचाओ और देखो इंदिरा का ये खेल, खा गई राशन पी गई तेल जैसे नारों से विपक्ष इंदिरा गांधी पर जमकर हमलावर था। लेकिन इंदिरा गांधी इस समय में बिल्कुल घबराई नहीं। उनका एक ही नारा विपक्ष के सारे नारों पर भारी पड़ा। इंदिरा गांधी ने उस समय जो नारा दिया था वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, हम कहते हैं गरीबी हटाओ। इंदिरा का ये नारा उनके लिए वरदान साबित हुआ और हर तरफ होते विरोध के बावजूद 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 518 में से 352 सीटों पर जीत मिली। लेकिन राहुल गांधी आज इंदिरा गांधी की तरह उस मंत्र को नहीं ढूंढ पा रहे हैं जिससे डूबती हुई कांग्रेस की नैया को पार लगाया जा सके। आज जो महंगाई के मुद्दे को कांग्रेस अपना प्रमुख मुद्दा बना रही है, तो कांग्रेस के लिए मुद्दा मौके को भुनाने जैसा होना चाहिए। ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे देश का हर वर्ग जुड़ा है और देश की जनता आज महंगाई से करा रही है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। एक तरफ देश के बड़े उद्योगपतियों की संपत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। गौतम अडानी एक के बाद एक ऊंचाई की सीढ़ियों पर चढ़ते दिख रहे हैं। कमाई के मामले में वो विश्व के तीसरे सबसे अमीर शख्स है। वहीं दूसरी ओर विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग देश के बैंकों का पैसा लेकर विदेशों में अय्याशी कर रहे हैं। लेकिन बढ़ती महंगाई से पिस रही है तो केवल देश की भोली भाली जनता। इसीलिए हम कहते हैं कि राहुल गांधी ने 2014 से लेकर अब तक कई मुद्दों पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। कभी वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोले, तो कभी आतंकवाद के मुद्दे पर, तो कभी लोकसभा चुनाव में कुछ हद तक दिखाई देगा। क्योंकि ये सच है कि लोगों की कमाई की तुलना में मोदी सरकार के कार्यकाल में महंगाई बेतहाशा बढ़ी है। जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
इस बीच कोरोना महामारी ने अपना असर दिखाया, लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा, तो वहीं कई लोगों के जमे जमाए बिजनेस ठप पड़ गए। उनकी जमा पूंजी भी धीरे धीरे खत्म हो गई। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह 5 अगस्त को काले कपड़े पहनकर अपना विरोध जताया था, उससे एक बात तो साफ है कि कांग्रेस की इस मुहिम के पीछे एक बड़ी राजनीति थी। लेकिन जरूरत है तो पार्टी को आज केवल एक चेहरे की जो सारे विपक्षी दलों को एक साथ ला पाए, क्योंकि बीजेपी से टक्कर लेने के लिए पूरे विपक्ष के पास अब तक कोई ऐसा चेहरा मौजूद नहीं हो पाया है जो नरेंद्र मोदी के सामने वो मजबूती ला पाए। तो वहीं बीजेपी भी अब 2024 के चुनाव के बाद जरूर नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में एक मजबूत चेहरे की तलाश शुरू कर देगी, क्योंकि भले ही 2024 में बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े, हो सकता है 2024 में भी बीजेपी को उम्मीद से ज्यादा सीटें मिले और 2024 से लेकर 2029 तक फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। लेकिन यहीं से प्रधानमंत्री के रूप में बीजेपी एक नए चेहरे की तलाश तेजी से शुरू कर देगी। फिलहाल राहुल गांधी को अब अपना आत्मविश्वास दिखाना होगा। पूरे विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की जरूरत है। विपक्ष को ये मानना होगा कि उनके पास अब कोई चेहरा मौजूद नहीं है जो संसद से लेकर सड़क तक उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो। राहुल गांधी और कांग्रेस के प्रदर्शन को बीजेपी ने ईडी से जोड़ा था। उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन केवल ईडी की जांच से बचने के लिए किया था, लेकिन राहुल गांधी को अब बीजेपी की इस काट का भी हल ढूंढना होगा। उन्हें बताना होगा कि ईडी से बचने के लिए कांग्रेस ने प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि जो मुद्दे वाकई में जनता के हित से जुड़े हैं उनको लेकर उनकी पूरी पार्टी काफी गंभीर है, क्योंकि देश में सत्ता पक्ष मजबूत है कि नहीं जनता पर इसका कुछ खास असर नहीं पड़ता। लेकिन लोकतंत्र की व्यवस्था में विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्ता जब बहुमत से आती है तो सत्ता पक्ष के लोगों में इसका नशा आमतौर पर देखा जाता है। आज हमारे और आपके लिए जरूरी है कि विपक्ष मजबूत हो, सदन में जनता के हित और लोक कल्याण योजनाओं को चर्चा का विषय बनाया जा सके, विश्व स्तर पर देश का गौरव हो, आर्थिक स्तर पर हमारा देश मजबूत हो, रक्षा के मामले में भी हम बाकी देशों से खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करें। इसीलिए राहुल गांधी पर सारे विपक्ष को एक मंच पर लाने की अब बड़ी जिम्मेदारी है। अगर राहुल गांधी समय रहते ऐसा कर पाए तो वो बीजेपी के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, जनता का साथ भी उन्हें मिलेगा। लेकिन अगर वो इस काम में नाकामयाब होते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस मुक्त भारत अभियान को राहुल गांधी अपनी आंखों से सफल होते हुए देखेंगे। तो देखा आपने, राहुल गांधी अगर सारे विपक्षी दलों को साथ लेकर आगे बढ़े तो 2024 के लोकसभा चुनाव में वो जिन मुद्दों को लेकर उतरने वाले हैं उससे सत्ता पक्ष के वोटों पर कुछ असर पड़ने वाला है। राहुल गांधी ने इससे पहले तक कई मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो सके हैं। अब जब देश में महंगाई अपने चरम पर है, देश के नागरिकों पर इसका अच्छा खासा असर पड़ा हुआ है, तो राहुल गांधी को सरकार को घेरने के लिए इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिल सकता है। अगर राहुल गांधी इस मौके का भी फायदा नहीं उठा पाते हैं तो ये तो उनकी सियासत का अंत ही दिखाएगा। ये तो थी खबरें अब तक की खास खबरें, लेकिन आज की हमने अपनी पॉजिटिव स्टोरी में आपको प्रणव बख्शी की कहानी दिखाई। ये उस लड़के की कहानी थी जिसने ये साबित कर दिया कि उसकी किसी भी परेशानी के आगे उसके हौसले नहीं गिरेंगे, उसकी किसी भी परेशानी के आगे उसके इरादे नहीं झुकेंगे। ऐसा हमें भी करना चाहिए, क्योंकि परेशानियां हम सबकी जिंदगी में हैं, लेकिन हमारी आदत होती है कि हम परेशानियों को लेकर बैठे रहते हैं। अगर हम में से किसी ने भी उन परेशानियों को अपनी ताकत बना ली तो हर इंसान प्रणव बख्शी की तरह जिंदगी में कुछ न कुछ हासिल जरूर कर सकता है। इस पर सोच कर देखिएगा कि आपकी जिंदगी में आखिर कौन सी परेशानी है जिस पर काबू पाकर आप जिंदगी को फतेह कर सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।